जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है संज्ञा के भेद। और संज्ञा के भेदों में संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं जातिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी जो हमें कंप्लीट करना है वो है भाववाचक भाववाचक संज्ञा। जी, भाववाचक संज्ञा की जो खासियत है भाववाचक संज्ञा की कंडीशन ये अस्पर्शी होती है। ये अस्पर्शी दूसरा अनुभवजन्य होती है। अनुभवजन्य होती है। तीसरा इनमें प्रत्यय लगा होता है। कुछ भाववाचक संज्ञा बिना प्रत्यय के स्वतंत्र भी होती है। इन 4 कंडीशनों के आधार पर हम भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, 3 तरीके के यहाँ से प्रश्न हमारे बनते हैं। एक तो पर्टिकुलर हमें कोई शब्द दिया जाएगा और उस शब्द में पूछेंगे कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सी संज्ञा है। या फिर कोई सेंटेंस देंगे और सेंटेंस को पूछेंगे कि ये सेंटेंस, ये वाक्य किस संज्ञा से संबंधित है। या फिर तीसरा सेंटेंस दे के शब्द को रेखांकित करेंगे और रेखांकित करके पूछेंगे कि इस शब्द में संज्ञा बताइए। या फिर संज्ञा का जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 शब्द देगा एक ऑप्शन में और पूछेगा दिए गए ऑप्शन में भाववाचक संज्ञा से संबंधित विकल्प चुनिए। तो भाववाचक संज्ञा से संबंधित जो विकल्प होगा उसमें ये 4 कंडीशन अप्लाई करके आप उसकी पहचान कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक शब्द आ गया हमारे पास बचपन, दूसरा बुढ़ापा, हरियाली, मिठास, सुंदरता, मधुरता, हर्षित, क्रोधित,
सच्चाई, अच्छाई, भलाई, बुराई, जवानी, गंदगी, तनाव, लिखावट, माधुर्यता, ये सारी की सारी जो संज्ञाएं हैं हमारी सुखी और दुखी, सुख और दुख, ये सारी की सारी संज्ञाएं हमारे भाववाचक संज्ञाएं हैं। कैसे पहचान सकते हैं दिए गए शब्दों के आधार पे? एक तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा हमारी संज्ञाओं से भी बनती हैं, जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं होती है। भाववाचक संज्ञाएं हमारी सर्वनाम से भी बनती है। भाववाचक संज्ञा हमारी प्यारे दोस्तों क्रिया से भी बनती है, और भाववाचक संज्ञा हमारी विशेषण से भी बनती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे इनसे भी हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने शब्द ले लिया मम, और मम अपने आप में सर्वनाम है, इसमें प्यारे दोस्तों मैंने ता लगा लिया तो भी भाववाचक संज्ञा बनी। मम सर्वनाम है, इसमें मैंने तव प्रत्यय लगा लिया तो भी ये भाववाचक संज्ञा बनी। तो यहाँ ऐसे ही मैंने यहाँ पढ़ में आई प्रत्यय लगाया, पढ़ाई बनाया तो भी ये भाववाचक संज्ञा बनी, क्योंकि आप इसको छू नहीं सकते, स्पर्श कर नहीं सकते। यहाँ मैंने सर्वनाम प्रयोग किया, यहाँ मैंने क्रिया प्रयोग किया। ऐसे ही अपना सर्वनाम ले लिया तो अपनापन, ऐसे ही मैंने यहाँ पे छोटा शब्द लिया तो उससे शब्द बना लिया छुटपन। तो ये जो ऐसे शब्द लिया मैंने बड़, तो इससे बना लिया मैंने बड़प्पन। तो ये जो बड़प्पन है आप इसको छू नहीं सकते, इस छुटपन को छू नहीं सकते, पढ़ाई को, ममतत्व को, अपनापन को, ममता को आप छू नहीं सकते। और जिसका स्पर्श ना हो, जिसको छुआ ना जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए ये है कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में पता हो, क्योंकि संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से प्यारे दोस्तों हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। सबसे ज्यादा गलती भाववाचक संज्ञा में दूसरी जो हम करते हैं वो विशेषण की वजह से करते हैं। कुछ विशेषणों के द्वारा ही भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो वहां जब विशेषणों के द्वारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, जो विशेषता को बताने का काम करें वो विशेषण कहलाएगा। लेकिन किसी विशेषण में अगर हम प्रत्यय लगाते हैं और उसके बाद हम उसका स्पर्श नहीं कर पाते, केवल अनुभव कर पाते हैं, तो हो जाता है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसके अंदर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो यहाँ बचपन जो बना है दोस्तों, वो बच्चा में पन प्रत्यय लगा के बना है, और बच्चा अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा में पन प्रत्यय जोड़ दिया, भाववाचक संज्ञा बना। ऐसे बूढ़ा में आपा लगाया तो बुढ़ापा बना, ये भी जातिवाचक संज्ञा है बूढ़ा, इसमें भी आपा लगाया तो क्या बन गया, बुढ़ापा। हरी में आली लगा के हरियाली, मीठा में आस लगा के मिठास, सुंदर में ता लगा के यार दोस्तों सुंदरता, मधुर में ता लगा के मधुरता। यहाँ मिठास, सुंदर और मधुर, ये तीनों के तीनों प्यारे दोस्तों क्या है, विशेषण है। इन विशेषणों में प्रत्यय लगा के हमने यहाँ भाववाचक संज्ञा बनाई है। ऐसे ही हर्ष होता है खुशी, अत्यधिक खुशी, उसमें इत प्रत्यय लगाया। क्रोध में इत लगाया, क्रोधित बना लिया। सच्चा में आई लगाया, सच्चाई बनाया। अच्छा में आई लगा के अच्छाई बनाया। भला में ई जोड़ दिया, भलाई। बुरा में ई जोड़ दिया, बुराई। जवान शब्द जातिवाचक संज्ञा है,
इसमें ई लगा लिया, जवानी भाववाचक संज्ञा बन गया। यहाँ ये गंदगी को आप छू नहीं सकते, स्पर्श कर नहीं सकते, प्रत्यय लगाया भाववाचक संज्ञा। यहाँ तन में आव लगा के हमने तनाव शब्द बना लिया, तनाव को महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। लिख में आवट लगा के लिखावट बनाया। लिख यहाँ क्रिया है, क्रिया में प्रत्यय लगा के भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। यहाँ मधुरता या माधुर्य विशेषण है, ता प्रत्यय लगा के भाववाचक संज्ञा बनाया। सुख और दुख ये भाववाचक संज्ञा है। मम में ता लगाया, यहाँ भी मम में तुआ लगाया। ऐसे ही हम लघु, ये अपने आप में विशेषण है, इसमें अगर तुआ जोड़ देंगे तो लघु तु बन जाएगा। ऐसे ही गुरु, गुरु यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, इसमें तुआ जोड़ देंगे ये क्या बन जाएगा, गुरु तु बन जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा। बड़ा में पन लगा के बड़प्पन, छोटे में पन लगा के छुटपन, अपना में पन लगा के अपनापन। तो यहाँ ये सारी संज्ञाएं क्या हुई हमारी, भाववाचक संज्ञाएं। क्यों? क्योंकि हम इनको स्पर्श नहीं कर सकते, इनको छू नहीं सकते, और जिनका स्पर्श ना हो, जिनको छुआ ना जाए, वो क्या कहलाती है, भाववाचक। केवल अनुभव किया जा सकता है। केवल अनुभव किया जा सकता है। अनुभव जन्य का मतलब होता है जो अनुभव से जन्म लेती है, जो अनुभव से पैदा होती है। महसूस की जा सकती है, फीलिंग महसूस हो सकती है, अनुभव जन्य होती है। इनमें प्रत्यय लगा है, सब में जितने भी मैंने संज्ञाएं लिखी, सुख और दुख को छोड़ के बाकी सब में, इनमें क्या लगाया मैंने, प्रत्यय लगाया। तो इसमें प्रत्यय लगा होता है, प्रत्यय के आधार पे भी हम पहचान सकते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं बिना प्रत्यय के था स्वतंत्र भी होती है, जैसे यहाँ हमने सुख का प्रयोग किया, दुख का प्रयोग किया। ऐसे ही प्यारे दोस्तों यहाँ उमंग, उमंग क्या है, भाववाचक संज्ञा। उल्लास, उल्लास क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब आप इस उमंग में, उल्लास में प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो उमंग है, उल्लास है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। इसी वजह से आपको ये जो संज्ञाएं हैं जिनमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, तो कुछ ऐसी भी संज्ञाएं हैं, लेकिन वो केवल 1% है। 99 हर 100 शब्द अगर भाववाचक संज्ञा के हैं, तो उसमें प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या प्रत्यय का प्रयोग होगा, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगता है जिसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ऐसे प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी बाद में शब्दांश लगा है। जब भी किसी शब्द के अंत में हम शब्दांश का प्रयोग करते हैं, तो जिसका कुछ अर्थ नहीं होता है, उस शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। उस शब्दांश को क्या कहेंगे, हम प्रत्यय कहेंगे। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हम प्रत्यय के आधार पे भी पहचान सकते हैं, फीलिंग के आधार पे भी पहचान सकते हैं, जिसका स्पर्श ना किया जाए उसके आधार पे भी पहचान सकते हैं, और कुछ संज्ञाएं 1% ऐसी होती है जिनमें प्रत्यय नहीं होता है, बिना प्रत्यय के स्वतंत्र रहती है। अगर ये चारों कंडीशन आप इन सारे शब्दों पे अप्लाई कर चुके हो और ढंग से इस चीज को समझ चुके हो, तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। 2 बच्चों को जी जी जी, यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। ओके ओके, थैंक यू। जी, दूसरी क्वेश्चन की जो वैरायटी होगी वो क्या है, सेंटेंस दे के पूछा जाएगा। दूसरी क्वेश्चन की वैरायटी क्या होगी, सेंटेंस दे के। तो भाववाचक संज्ञा के लिए ये भी जरूरी है कि आगे जो हमें विशेषण पढ़ना है उसमें भी और इसमें भी, दोनों में ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ
हम विशेषण और भाववाचक संज्ञाओं का तुलनात्मक अध्ययन जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इन चीजों को नहीं समझा तो आपको विशेषण भी समझ में नहीं आएगा। इसके बाद तीसरी जो क्वेश्चंस की वेराइटी है इसकी, वो है सेंटेंस देके जो पूछा जाता है। आपकी लिखावट बहुत सुंदर है। मेरी लिखाई अच्छी नहीं है। मेरी लिखावट सही नहीं है। हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है। मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया। गंदगी के प्रति जागरूक किया। गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगता है। ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है। ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है। चलो जी बताइए, इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है जिसकी वजह से ये सारे के सारे सेंटेंस भाववाचक संज्ञा के कहलाए। वेरी गुड। आपको शब्द को टाइप करना है कि दिए गए सेंटेंस में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। क्या अप्लाई करोगे? एक तो ये देखोगे प्रत्यय लगा है। अगर प्रत्यय लगा है तो इसका मतलब है 99% भाववाचक संज्ञा है। फिर उस चीज को प्रूफ करोगे कि हम उसको स्पर्श कर सकते हैं या नहीं। अगर उसको स्पर्श कर सकते हैं तो भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। अनुभव कर सकते हैं, केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा होगा। तो यानी कि जो आपको कंडीशन बताई गई उन्हीं कंडीशन के आधार पर ही आप यहाँ पे पर्टिकुलर शब्द को और दिए गए सेंटेंस को भाववाचक संज्ञा के रूप में पहचानोगे।
वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, आपकी लिखावट बहुत सुंदर है। तो यहाँ जो लिखावट शब्द है इसमें लिख क्या है, क्रिया, और प्रत्यय क्या लगा हुआ है, यहाँ आवट प्रत्यय लगा है। मैं बार बार कह रहा हूं, भाववाचक संज्ञा संज्ञा से भी बनती है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों संज्ञाओं से। अब मान के चलो प्यारे दोस्तों, आपको संज्ञा का ज्ञान है, सर्वनाम का ज्ञान है, विशेषण का और क्रिया का ज्ञान है। तो जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो यहाँ क्या है, आपकी लिखावट बहुत सुंदर है। तो इसमें लिख और आवट, ये क्रिया हुई, ये प्रत्यय हुआ। अब लिखावट को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। इसीलिए लिखावट क्या कहलाई, हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाई। ऐसे मेरी लिखाई अच्छी नहीं है तो आप गलती क्या करोगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लिख और आई, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है, लिख और आई। लिखाई को छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। क्लियर। तो यहाँ क्या है, लिख में आई प्रत्यय लगा के हमने लिखाई को क्या बना लिया, भाववाचक संज्ञा। क्लियर। तो यहाँ अच्छी अपने आप में विशेषण है, अच्छी पुस्तक। क्लियर। ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। मेरी लिखावट सही नहीं है, इसमें भी हमने ये क्रिया से बनाया है, लिख में आवट लगा के लिखावट बना लिया। तो इसीलिए पूरा का पूरा सेंटेंस भी भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। हिंदू मुस्लिम ये दोनों के दोनों संज्ञा है, और वो भी जातिवाचक संज्ञा है। हिंदू मुस्लिम क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन तनाव क्या है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ तन में आव लगा के हमने क्या बनाया, तनाव। तो इसीलिए तनाव क्या कहलाया, भाववाचक संज्ञा। ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा भाववाचक संज्ञा से संबंधित हो गया। मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया। तो यहाँ गंदगी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। गंदगी क्या है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि गंदगी को छुआ नहीं जा सकता। जिस वस्तु से, पदार्थ से हम गंदगी फैलाते हैं उसको स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन गंदगी क्या है, एक भाव है जिसका स्पर्श नहीं होता है, महसूस किया जा सकता है। जागरूकता क्या है, एक भाव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया। तो ये गंदगी और जागरूक दोनों के दोनों क्या कहलाए, हमारे भाववाचक संज्ञा। गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपया जुर्माना होगा। तो यहाँ पे जुर्माना में मूल शब्द हमारा क्या है, जुर्म, और इसमें क्या लगा हुआ है, आना प्रत्यय लगा है। और जहाँ प्रत्यय लगा होता है और उसका स्पर्श ना हो, केवल अनुभव हो, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जुर्माना भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ रही है। तो यहाँ सुंदर विशेषण है, ता प्रत्यय लगाया। अब सुंदरता को छू नहीं सकते आप, और जिसको छुआ नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर कैसे करोगे, जब हम विशेषण का प्रयोग किसी भी संज्ञा के साथ करते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के साथ करते हैं, तो वो उसकी विशेषता को प्रकट करने का काम करता है। जैसे सुंदर बालक, तो सुंदरता बालक तो हम प्रयोग नहीं करते। सुंदरता क्या है, जिसको छुआ ना जाए, महसूस किया जाए, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। सुंदर क्या कहलाया, विशेषण। सुंदर बालक, सुंदर व्यक्ति, सुंदर स्त्री। ठीक है। तो ये सब क्या है, विशेषता को बताने का काम कर रहे हैं। भाववाचक संज्ञा विशेषता को बताने का काम नहीं करता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ विशेषण और भाववाचक संज्ञा दोनों में अंतर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ प्रत्यय लगा हुआ है, एक पॉइंट, स्पर्श नहीं हो सकता, केवल अनुभव हो सकता है, इसीलिए क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो ये सारे के सारे जो संज्ञाएं हैं हमारी, जो मैंने सर्कल किए हैं, ये सारी संज्ञाएं हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं, जिसकी वजह से ये सेंटेंस भी सारे भाववाचक संज्ञा के हुए। अगर आप दिए गए सेंटेंस में भी इनको पहचान सकते हो तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए जी।
तो ये सब क्या हुए हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। वेरी गुड। आगे देखिए, इसके बाद फोर्थ है हमारा समूह। क्या है? समूहवाची संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कहाँ होती है? जब किसी संज्ञा से समूह समुदाय एकत्रित होना या एक ही स्थान पर एक साथ अनेक वस्तु पदार्थ प्राणी का संयोग दिखाई दे या समूह दिखाई दे तो वे समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे यहाँ हमारा शब्द आ गया संघ, संगठन, सभा, समिति, सेना, कक्षा, भीड़, झुंड, झुरमुट, कबीला, काफिला, गुंछा, गिरोह, जत्था, पुंज, बाजार, आदि। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन दिए गए सभी शब्दों से हमें किस किस का ज्ञान हो रहा है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब जागृत शब्द से बना है जागरूक, जागरूक का मतलब होता है अवेयरनेस, और ये क्या है? एक भाव है, फीलिंग है मैं। तो यहाँ जागृत शब्द क्या है? हमारे क्रिया। तो कुछ क्रियाओं से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जब किसी संज्ञा से समूह का बोध हो या समुदाय का बोध हो या एकत्रित होने का बोध हो या एक स्थान पर इकट्ठे होने का बोध हो, एक ही स्थान पर एक साथ अनेक वस्तु पदार्थ प्राणी का संयोग या समूह दिखाई दे, तो वे सारी की सारी क्या होती है? हमारी समूहवाची या समूहवाचक संज्ञा।
संघ एक व्यक्ति का हो नहीं सकता, इसलिए अनेक व्यक्ति जब एक साथ होते हैं तो संघ का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत अनेक राज्यों का संघ है, तो उस अनेक राज्यों में आपको राज्यों का समूह दिखाई दे रहा है। तो अनेक राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनको मिला के भारत बनता है। तो जब हम कहते हैं भारत एक संघ है, तो इसका मतलब वो अनेक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है। संगठन एक याद इंसान का होता नहीं है। संगठन में अनेक व्यक्तियों की, अनेक वस्तुओं की, अनेक प्राणियों की गैदरिंग होती है। और जहां गैदरिंग है वो क्या कहलाया प्यारे दोस्तों? समूहवाची संज्ञा। सभा, सभा एक व्यक्ति की नहीं होती है, अनेक व्यक्तियों के बीच में जो मंत्रणा है उसको हम सभा कहते हैं। समिति अनेक व्यक्तियों का समूह। सेना, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, उस सेना में अनेक व्यक्ति होते हैं तब वो सेना बनती है, चाहे वो वानर सेना ही क्यों ना हो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, हम सेना शब्द की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सेना जो शब्द है, समिति है, सभा है, संगठन है, संघ है, इनमें गैदरिंग है। इनमें बहुत सारे प्राणियों का एक स्थान पे पाए जाना की वजह से ये समूह वाचक कहलाए। कक्षा, एक व्यक्ति अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये कक्षा चल रही है। तो यहाँ कक्षा में अनेक व्यक्तियों के द्वारा, अनेक छात्रों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा जब अध्ययन अध्यापन का काम होता है तो उसको कहते हैं कक्षा, यानी कि व्यक्तियों का समूह। भीड़, अनेक व्यक्ति एक स्थान पर एक जगह जब इकट्ठा होते हैं किसी एक उद्देश्य के लिए, उसको क्या कहते हैं? हम भीड़ कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? भीड़। झुंड, तो झुंड कहते हैं प्यारे दोस्तों अनेक व्यक्तियों के समूह को। और हमेशा पशुओं का झुंड होता है, इंसानों का झुंड नहीं होता है। इंसानों का हमेशा भीड़ होती है और पशुओं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? झुंड का प्रयोग। ऐसे ही वनस्पतियों के लिए हम झुरमुट का प्रयोग करते हैं। वनस्पतियों की हमेशा कैसे होती है? झुरमुट में पाई जाती है। जैसे झाड़ी है वो हमेशा झुरमुट में होती है। कबीला, जब एक ही स्थान पर अनेक व्यक्ति कुछ समय के लिए रहते हैं इकट्ठे तो वो क्या कहलाता है? कबीला कहलाता है। अस्थायी आवास, ठीक है। काफिला, जब कहीं जा रहे हैं अनेक व्यक्ति एक साथ तो उस समूह को क्या कह रहे हैं? काफिला। काफिले का प्रयोग दो सेंस में होता है। एक तो वाहन की सेंस में, ऊंटों का काफिला जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, और गाड़ियों का काफिला जा रहा है। और दूसरा प्यारे दोस्तों, अनेक व्यक्तियों का जब समूह जाता है वो किसी तीर्थ यात्रा के लिए नहीं बल्कि स्थान परिवर्तन के लिए, भ्रमण के लिए, उसके लिए हम काफिला शब्द का प्रयोग करते हैं। गुंचा, चाबी का गुंचा, अंगूर का गुंचा, एक ही तरह की चाबी, एक ही तरह की धातुओं की बनी हुई। जब अनेक चाबियां एक स्थान पर किसी एक छल्ले से जुड़ी होती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? गुंचे के नाम से। अंगूरों का गुंचा, तो वहां जो अंगूर है वो एक ही वस्तु है लेकिन वो अनेक के रूप में है, गैदरिंग के रूप में है, तो गुंचा। गिरोह, एक अगर प्यारे दोस्तों कोई डाकू है तो उसको हम गिरोह नहीं कह सकते। एक अगर चोर है तो उसको हम गिरोह नहीं कह सकते। अनेक व्यक्तियों का जो समूह होता है जो प्यारे दोस्तों चोरी करने का काम करता है, डाका डालने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? हम गिरोह कहते हैं। तीर्थ यात्रियों का हमेशा जत्था जाता है तो तीर्थ यात्रियों के समूह के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? जत्थे का प्रयोग करते हैं। कुंज, अनेक मकान एक साथ ही बने हैं तो उसको कुंज कहा जाता है। रहने के लिए स्थायी आवास, जब एक स्थान पर अनेक मकान हों तो उनको कुंज कहते हैं। इसके बाद पुंज, प्रकाश की किरणों के समूह को हम पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं। बाजार, जहां एक ही प्रकार की अनेक दुकानें हों या अनेक वस्तु पदार्थों की अनेक दुकानें हों तो उसको हम क्या कहते हैं? बाजार। ये सारे शब्द हमें गैदरिंग को बताते हैं, इकट्ठे होने को बताते हैं, अर्थात ये समूह का बोध करा रहे हैं। और जहाँ समूह का बोध होता है, गैदरिंग का बोध होता है,
तो वो सब क्या कहलाए, हमारे समूहवाची संज्ञाएं। शब्द दे के पूछ लेगा कि ये बताइए कि इसमें से सभा क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। राइट आंसर क्या है, समूहवाची। फिर वो कहेगा प्यारे दोस्तों आपसे कि 4 शब्द आपको दे दिए, 4 शब्द दे के पूछ लेगा इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं है। फिर आपको ये ध्यान रखना, ऊपर कहेगा कि निम्नलिखित में से समूहवाची संज्ञा बताइए। 4 शब्द में से दिए गए एक शब्द उसमें से समूहवाची होगा, बाकी व्यक्तिवाची, जातिवाचक, भाववाचक हो सकते हैं। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की वैरायटी होगी, सेंटेंस दे के पूछेगा या रिक्त स्थान दे के पूछेगा। तो यहाँ वाक्य दे के, रिक्त स्थान दे के किस तरीके से प्यारे दोस्तों ये पूछे जाते हैं, उस पर एक बार फोकस कीजिए। गाड़ियों का जा रहा है, ये आपके फिल इन दी ब्लैंक्स है, सेंटेंस को पूरा करना है। तीर्थ यात्रियों का जाता है, पशु में पाए जाते हैं। वनस्पति होती है। ऊंटों का जा रहा है। व्यक्तियों का होता है। किया जाता है। 4 ऑप्शन देगा प्यारे दोस्तों आपको, और 4 ऑप्शन देके आपसे फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करवाएगा। और उन 4 ऑप्शन में जो आपको अभी चर्चा की उनमें से भी एक शब्द होगा, तो यहाँ उसी शब्द से इनको पूरा करना होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति। साथ के साथ वो ये पूरा रिक्त स्थान ना देके पूरा सेंटेंस देगा, और 4 सेंटेंस देके आपसे पूछ लेगा इसमें से समूहवाची वाक्य से संबंधित बताइए क्या है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि समूहवाची जो वाक्य है तो उसमें समूहवाचक शब्द का प्रयोग होगा तभी वो बनेगा। जैसे गाड़ियों का जा रहा है, तो गाड़ियों का प्यारे दोस्तों हमेशा क्या जाएगा, काफिला, कबीला, भीड़ या जत्था। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो गाड़ियों का क्या जाएगा, काफिला, गाड़ियों का काफिला, वाहन का काफिला जा रहा है। तीर्थ यात्रियों का जत्था जाता है, क्या जाता है, तीर्थ यात्रियों का हमेशा जत्था जाता है। पशु झुंड में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, झुंड में, पशु झुंड में पाए जाते हैं। वनस्पति झुरमुट में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, झुरमुट में। ऊंटों का काफिला जाता है, ऊंटों का काफिला जाता है। व्यक्तियों का क्या होता है, व्यक्तियों का
व्यक्तियों की का नहीं आएगा, व्यक्तियों की भीड़ होती है, व्यक्तियों की भीड़ होती है। प्रकाश के लिए पुंज का प्रयोग, प्रकाश के लिए पुंज का प्रयोग किया जाता है। अब ये सारे सेंटेंस हमारे सही बन गए। अब वो रिक्त स्थान ना देके आपको 4 सेंटेंस देगा ऑप्शन में और उससे पूछेगा समूहवाचक वाक्य बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पुंज क्या है, किरणों का समूह। यहाँ पे प्यारे दोस्तों भीड़ क्या है, व्यक्तियों का समूह। यहाँ काफिला क्या है, ऊंटों का समूह। यहाँ झुरमुट क्या है, वनस्पति पेड़ पौधों झाड़ियों का समूह। यहाँ पशु किस रूप में पाए जा रहे हैं, झुंड के रूप में। पशुओं की भीड़ नहीं होती है, पशुओं का हमेशा झुंड होता है और इंसान का कभी झुंड नहीं होता। इंसान झुंड में जा रहे हैं, बच्चे झुंड में जा रहे हैं, बच्चों की टोली हो सकती है प्यारे दोस्तों, भीड़ हो सकती है, लेकिन झुंड नहीं होता है। तीर्थ यात्रियों के लिए हमेशा जत्थे का प्रयोग करते हैं। तीर्थ यात्रियों की भीड़ जा रही है, तीर्थ यात्रियों का कबीला जा रहा है, तीर्थ यात्रियों का काफिला जा रहा है, सारे गलत। तीर्थ यात्रियों के लिए केवल और केवल जत्थे शब्द का प्रयोग होता है। गाड़ियों का काफिला जा रहा है, तो गाड़ियों का क्या है, वाहन के लिए, गाड़ी के लिए, कार का काफिला निकल रहा है। जब बहुत सारे नेता अभिनेता या एक नेता अभिनेता जाते हैं तो उनके साथ जो बहुत सारी गाड़ियां जाती है लाइन में, या मान के चलो कोई मंत्री है, विधायक है, एक साथ अनेक गाड़ियों से निकलते हैं तो उसको काफिला बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, गाड़ियों का काफिला जा रहा है। क्योंकि ऊंट का प्रयोग भी हम वाहन के लिए करते हैं, इसी के लिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ऊंट का प्रयोग भी हम एक तरह से वाहन के लिए ही किया जाता है, तो इसीलिए वहां ऊंट का काफिला होगा, ऊंट का झुंड नहीं है। ठीक है, जब हम पशुओं की बात करेंगे, जानवरों की बात करेंगे, अनेक पशुओं की बात करेंगे तो कबीले का प्रयोग करेंगे, लेकिन केवल ऊंट के लिए ही काफिले का प्रयोग होगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरे जानवरों के अगर प्यारे दोस्तों झुंड जा रहा है तो उसके लिए हम काफिले का प्रयोग नहीं करेंगे। सांड का काफिला जा रहा है, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शेर का काफिला जा रहा है, क्योंकि ऊंट का प्रयोग वाहन के लिए हुआ है, इसीलिए प्यारे दोस्तों ऊंट और गाड़ी इन दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम काफिले का प्रयोग करेंगे। अगर समूहवाची संज्ञा आपकी कंप्लीट हो गई है, आपको समझ में आ गया, तो एक बार आप ओके कीजिए, यस कीजिए, और जिसका जो डाउट है वो डाउट पूछिए। जी क्लियर है यहाँ तक? जितने भी स्टूडेंट लाइव है प्लीज रिस्पॉन्स देने के 2 फायदे। एक तो फायदा ये है कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, आपको तक चीजें पहुंची या नहीं पहुंची। और दूसरा सबसे ज्यादा फायदा आपको ये है कि हम शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक 3 तरह से एकदम एक्टिव होते हैं। और जितना ज्यादा एफर्ट्स हम लगाएंगे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्रियाओं के द्वारा, उतना ही हम ज्यादा अच्छे ढंग से और ज्यादा ही प्यार दोस्तों परिपक्वता, मैच्योरिटी के साथ सीख पाते हैं। जी क्लियर है? इसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसलिए जितने भी बच्चे एक्टिव है, वैसे अगर जो कमेंट नहीं करते हैं तो जब आपसे पूछा जाए कि ये चीजें क्लियर हुई या नहीं, तो उस समय आपको ओके या यस जरूर लिखना होता है। हाँ, तो ये जी 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 चलो, थैंक यू। जी जी वेरी गुड। हाँ, कोई भी वाहन के रूप में किसी का भी प्रयोग करो आप, कार हो, ट्रक हो, बस हो, बैलगाड़ी हो, कोई भी हो, उसी के लिए प्यारे दोस्तों वाहन का मतलब क्या है? जब हमने यहाँ कह दिया गाड़ियों का काफिला, अब वो कार का भी तो जा सकता है, गाड़ी भी कार ही तो होती है। क्लियर? वो कुछ भी हो सकता है, गाड़ी किसी भी रूप में हो, बैलगाड़ी भी हो सकती है, उसके लिए भी प्रयोग करेंगे। वेरी गुड, ठीक। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कहलाए? सारे के सारे हमारे समूहवाची संज्ञा। लास्ट है हमारा 5वां, और वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या खासियत है द्रव्यवाचक संज्ञा की? क्या कंडीशन है? कैसे पहचानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा को? ये ठोस व
तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है। कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। हम कितनी संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं? 5 संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं। मूल संज्ञाएं कितनी होती है? 3। ये धातु व अधातु के रूप में होती है। धातु व धातु के रूप में होती है। तीसरा, इनको मापा व तोला, इनको मापा व तोला जा सकता है। इनको मापा व तोला जा सकता है। ये ढेर के रूप में, ये ढेर के रूप में पाई जाती है। 5वां, इनकी गणना नहीं होती। इनकी गणना नहीं की जा सकती। की जा सकती अर्थात अगणनीय होती है। अर्थात अगणनीय होती है। जिसकी गणना ना हो उसको क्या कहते हैं? अगणनीय होती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं ये ठोस व तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है। धातु व अधातु के रूप में होती है। इनको मापा व तोला जा सकता है। ये ढेर के रूप में पाई जाती है। इनकी गणना नहीं की जा सकती अर्थात ये अगणनीय होती है। क्लियर? इन 5 कंडीशनों को अप्लाई करके हम प्यारे दोस्तों इनको पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? देखो ध्यान से। जब हम ये कह रहे हैं कि ये ठोस व तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है, तो ठोस व तरल पदार्थ क्या हुए हमारे? कोयला ठोस है, पत्थर ठोस है, तरल पदार्थ चाय, पानी, ये सब क्या है? तरल पदार्थ है। तो कोयला और पत्थर ठोस है, तो इसीलिए क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञाएं। यहाँ चाय और पानी क्या है? तरल पदार्थ। अब कोई भी ठोस है और कोई भी तरल पदार्थ, उसका जो नाम होगा उसके लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे वो शब्द द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाएंगे। ये धातु और अधातु के रूप में पाई जाती है। धातु क्या है? लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? धातु। अधातु क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये क्या है? फास्फोरस। ये सब क्या कहलाए हमारे? धातु और अधातु। इनको मापा व तोला जाता है। चावल तोला जाता है, दूध मापा जाता है, घी तोला जाता है। ये ढेर के रूप में पाई जाती है। सब्जी ढेर के रूप में लेते हैं। कई बार फल भी ढेर के रूप में ले लेते हैं। इसके बाद मिट्टी ढेर के रूप में पाई जाती है। बालू, रेत ढेर के रूप में पाई जाती है। इनकी गणना नहीं की जा सकती। आप फल को जब लेते हो तो तोल के लेते हो, गिन के नहीं लेते हो। केले को आप गिनते हो इस वजह से कि उसमें समय कम लगता है, लेकिन जब आपको प्यारे दोस्तों बहुत सारे केले लेने होते हैं तो आप ट्रक में भर के उसको तोल के लेते हो। और ये ध्यान रखना है, उत्तर भारत में कुछ जगह को छोड़ के बाकी साउथ इंडिया में पूरे भारत में केले को तोल के दिया जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इनकी गणना नहीं होती है। तेल गणना नहीं कर सकते हो, क्या करोगे? तोल के लोगे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे रोटी, ठीक है,
ये जो है प्यारे दोस्तों आप काउंटिंग करोगे इसलिए इसके अंदर नहीं होती है। आटा तोल के लेते हो, ठीक है, तो जिसको मापा और तोला जाता है, ध्यान रखना है सबसे बेहतरीन कंडीशन इसमें ये तीसरी है, क्योंकि अगर हम ये इन पे अप्लाई करें सब पे, फलों को हम क्या करते हैं तोलते हैं, तेल को मापते हैं, आटे को तोलते हैं, ऐसे फल तोलते हैं, सब्जी तोलते हैं, चावल तोलते हैं, दूध मापते हैं, घी तोलते हैं, ऐसे ऑक्सीजन को मापते हैं, फास्फोरस को तोलते हैं, चांदी है सोना है लोहा तोलते हैं, कोयले को तोलते हैं, पत्थर प्यारे दोस्तों ढेर के रूप में लेते हैं, चाय मापते हैं, पानी मापते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। सबसे बड़ी कंडीशन ये है। यहाँ पे 5 कंडीशन क्यों लिखी, ताकि आप इन 5 को शब्दों पे अप्लाई कर पाओ। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि इनको मापा और तोला जाता है। अब पहले आपको ये बताया गया था कि जितनी भी द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं हैं वो सब जातिवाचक संज्ञाएं के अंतर्गत आती है। अगर इसमें से आपसे पूछ लिया फल बताइए क्या है, और वहां द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं है लेकिन जातिवाचक है, तो राइट आंसर क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि संज्ञा के मूल भेद 3 ही होते हैं। वो तो इंग्लिश में नाउन 5 प्रकार के थे, जिसकी वजह से हमने हिंदी में भी संज्ञा के भेद 5 बना लिए। तो यहाँ फल के अंदर सारे फल आ जाते हैं, तेल के अंदर सारे तेल आ जाते हैं, ये सरसों का तेल हो, ये वो प्यारे दोस्तों अलसी का तेल हो, चाहे अरंडी का तेल हो, वो सूरजमुखी का तेल हो, सारे तेल किसके अंदर आ गए प्यारे दोस्तों, इस तेल के अंदर। तेल क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे आटा, राजधानी आटा, आशीर्वाद आटा, आपके घर वाला आटा, चक्की का आटा, ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी आटे हैं वो सब किसके अंदर आ गए, गेहूं का आटा, चने का आटा, मक्की का आटा, ये सारे के सारे क्या हुए प्यारे दोस्तों, हमारे जातिवाचक संज्ञा। और जब उनमें से किसी एक की बात करें तो वो कहलाए व्यक्तिवाचक संज्ञा। फल क्या है, जातिवाचक, सेब क्या है, व्यक्तिवाचक, तेल क्या है, जातिवाचक, सरसों का तेल क्या है, व्यक्तिवाचक, बादाम का तेल क्या है प्यारे दोस्तों, व्यक्तिवाचक, आटा क्या है, जातिवाचक, या राजधानी आटा क्या है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। इसके अलावा चने का आटा क्या है, व्यक्तिवाचक, गेहूं का आटा व्यक्तिवाचक, मक्की का आटा व्यक्तिवाचक, दारू क्या है, लिक्विड। और जब दारू लिक्विड है तो स्वाभाविक बात है जितने भी तरल पदार्थ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तरल पदार्थ, दुनिया के जितने भी तरल पदार्थ है सब इसके अंदर आएंगे। अब वो देसी दारू, अंग्रेजी दारू, विलायती दारू, वो सब क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक। यहाँ जितने भी है, चाय है, ठीक है, मीट, तो ये आपको ध्यान रखना है। और टाटा की चाय है या बिरला की चाय है, ठीक है, और मोदी वाली चाय या दूसरी चाय, वो सब व्यक्तिवाचक होगी। आसाम की चाय व्यक्तिवाचक, और चाय क्या कहलाएगी, जातिवाचक। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनको प्यारे दोस्तों जातिवाचक में पूछता है या द्रव्यवाचक में। जब जातिवाचक और द्रव्यवाचक दोनों ऑप्शन में हो तो एक ऑप्शन होता है ए और बी दोनों, अर्थात जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों। अदरवाइज वो दोनों में से एक ही देता है, या तो जातिवाचक देगा या द्रव्यवाचक। जब उसको नॉलेज चेक करनी होती है कि क्या इनको पता है संज्ञा के हम 5 प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा ही ऑप्शन में देगा, जातिवाचक नहीं देगा। और जब उसको द्रव्यवाचक नहीं पूछना होता है तो वो ऑप्शन में जातिवाचक देगा। इसलिए आपको कई बार पहले भी बताया, अब फिर आपको याद दिला रहे हैं। जब चावल की बात करते हैं तो चावल में भी बहुत सारी वेराइटी आती है। चावल अपने आप में जातिवाचक है, तो इसमें से बासमती चावल है, चावल की जो पर्टिकुलर कोई भी प्रजाति है, वेराइटी है, वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। बासमती चावल व्यक्तिवाचक के लिए किसी कंपनी के थ्रू चावल बिकता है, लाल किले वाला चावल, फलाना चावल, ढिगाना चावल, व्यक्तिवाचक। और चावल क्या कहलाया, जातिवाचक। ऐसे सब्जी क्या है, जातिवाचक, और उसमें भिंडी की सब्जी व्यक्तिवाचक, आलू की सब्जी व्यक्तिवाचक, क्लियर, बैंगन की सब्जी व्यक्तिवाचक, लौकी की सब्जी व्यक्तिवाचक। तो ऐसे ही जब उसको नहीं पूछना व्यक्तिवाचक जातिवाचक में, तो फिर ये सारे क्या हुए। ऐसे मिट्टी है, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सब व्यक्तिवाचक, और मिट्टी क्या हुई, जातिवाचक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन पे हमें 5 कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जितने भी ठोस व तरल पदार्थ के रूप में जो होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जो धातु या धातु के रूप में होते हैं वो प्यारे दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। जिनको मापा व तोला जा सकता है वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। जो ढेर के रूप में पाई जाए द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं।
इनकी गणना नहीं की जा सकती, अर्थात ये क्या होंगे, अगणनीय होंगे। अब आपसे केला पूछ लिया, केला बताइए क्या है, तो ज्यादा केले मान के चलो आपका चुनाव चिन्ह केला है, तो एक केला लेके 1 दर्जन 2 दर्जन केले लेके तो काम चलेगा नहीं, आपको तो 1 DCM केला चाहिएगा। तो या जब आपको 1 ट्रक केला लेना होगा तो उस केले को तोलोगे आप, और यहाँ तक कि भारत के कुछ ही हिस्से में, उत्तर भारत में कुछ हिस्से को छोड़ के बाकी पूरे भारत में केले को तोल के दिया जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, केले को ये नहीं कहोगे सर इसकी काउंटिंग होती है, केले को भी तोल के दिया जाता है। जब ज्यादा केले लेने होते हैं तो उस समय केले को तोला जाता है, जब कम लेने होते हैं तो गिनने में आसानी होती है, तोलने में समय लगता है, इसलिए उसको काउंटिंग करके दे देते हैं। तो ये सब क्या कहलाए अपने आप में। अब वो पूछ लेगा केला सबसे पौष्टिक फल है, तो केला बताइए क्या है, और वहां द्रव्यवाचक ऑप्शन में है, क्लियर, वहां व्यक्तिवाचक ऑप्शन में है नहीं, तो केला द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। और जब वो कह रहा केला सबसे पौष्टिक फल है, फल जातिवाचक है और द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं हुआ, तो केला हुआ व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे फलों में से केले को पौष्टिक बताया है, तो केला व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है। और केला यहाँ पर प्यारे दोस्तों जब फल में से निकाले उसको, जब फलों में से छांटे केले को, उस समय व्यक्तिवाचक है, और जब उसको छांटा ना जाए तो प्यारे दोस्तों वहां अगर व्यक्तिवाचक नहीं दिया तो वो क्या कहलाया, केला द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच गए हैं और आपको द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी प्यारे दोस्तों समझ में आ गई है, तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक हो गया है हमारा कंप्लीट। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। जिसकी हम काउंटिंग करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ठीक है, जिसकी हम काउंटिंग करेंगे, हाँ, रोटी जातिवाचक संज्ञा है। रोटी क्या है? जातिवाचक। अब उसमें से गेहूं की रोटी है, मक्का की रोटी है, या चने की रोटी है, ठीक है, या मिक्स रोटी है, या रुमाली रोटी है, वो सब क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेरी गुड, चलो जी। हाँ, चाय जातिवाचक भी है, और जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है सारी जातिवाचक तो है ही, ठीक है। तो चाय लिक्विड है, तरल पदार्थ है। अब मान के चलो कोई आपसे लस्सी पूछ ले, छाछ पूछ ले, लिक्विड है। दही पूछ ले, लिक्विड है। क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं। और जब उसको द्रव्यवाचक नहीं पूछना है तो यही सारी संज्ञाएं क्या है? जातिवाचक। यही क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं। क्लियर? अब मान के चलो अमूल की दही आ गई या मदर डेयरी की दही, तो व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि दही है जाति और उसमें से किसी एक की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाया? व्यक्तिवाचक। जब हम बहुतों में से, अनेक में से किसी एक को अलग करते हैं, बिल्कुल, तंदूरी रोटी क्या है? व्यक्तिवाचक। रोटी क्या है? जातिवाचक। रोटी में से एक रोटी की बात करें, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, मिक्स रोटी, चने की रोटी, गेहूं की रोटी, ठीक है, ये सब क्या है प्यारे दोस्तों? अब मान के चलो आपको पराठा पूछ रहा है, पराठा बताइए क्या है? पराठा जातिवाचक है। पराठा क्या है? जातिवाचक। अब उसमें से वो कह रहा है पनीर का पराठा, व्यक्तिवाचक। आलू का पराठा, व्यक्तिवाचक। मिक्स पराठा, व्यक्तिवाचक। गोभी का पराठा, व्यक्तिवाचक। क्लियर? चलो जी, नाश्ता तो हो गया, अब सर्वनाम पढ़ लो। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? सर्वनाम। दूसरा टॉपिक क्या है? सर्वनाम। सर्व और नाम से मिलकर बना शब्द है। सर्व और नाम से मिलकर बना शब्द है जो सभी संज्ञाओं, जो सभी संज्ञा के, जो सभी संज्ञा के, जो सभी संज्ञा के स्थान पर, जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम संज्ञा की, सर्वनाम संज्ञा की
पुनरावर्ती, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावर्ती को रोकता है। पुनरावर्ती मतलब आवर्ती, रिपीटेशन। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावर्ती को रोकता है। सर्वनाम के प्रयोग से, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। सर्वनाम के प्रयोग से, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। सर्वनाम का अपना कोई लिंग, अपना कोई लिंग, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, नहीं होता, बल्कि सर्वनाम के लिंग का निर्धारण, सर्वनाम के लिंग, लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। वाक्य में दी गई, वाक्य में दी गई क्रिया, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि सर्वनाम के लिंग का निर्धारण वाक्य में दी गई क्रिया से, वाक्य में दी गई क्रिया से होता है। बल्कि सर्वनाम के लिंग का निर्धारण वाक्य में दी गई क्रिया से होता है। सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये स्टेटमेंट आपको क्यों लिखवाई गई? क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन आज की डेट में प्यारे दोस्तों इतने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों स्टेटमेंट वाले होते हैं। और ये जरूरी है, किताबों में स्टेटमेंट के क्वेश्चन नहीं हैं, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें एक दो क्वेश्चन दिया होता है। आप जब भी किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो उसको टू द पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से बनने वाले तमाम तरह के जो क्वेश्चंस हैं, पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस की वैरायटी है, उनकी तैयारी कॉन्सेप्ट के साथ साथ हो। आपसे क्या पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वनाम से संबंधित है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वनाम की दृष्टि से सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वनाम की दृष्टि से सही नहीं है। नीचे दिए गए 3-4 कथनों में से 3 कथन सर्वनाम की दृष्टि से सही है, जो एक कथन सर्वनाम की दृष्टि से नहीं है वो बताइए। इस तरीके से स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे क्या है, हमारे सर्वनाम, ये सारे के सारे क्या है, सर्वनाम से संबंधित स्टेटमेंट। सर्व का अर्थ होता है सभी, नाम का अर्थ होता है संज्ञा। तो जो सभी संज्ञा के स्थान पे आते हैं उसी को क्या कहते हैं हम, सर्वनाम। तो जो सभी संज्ञा के स्थान पे आते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। तो सर्व और नाम से मिलकर बना शब्द है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। सर्व एक प्यारे दोस्तों इसमें हमारा क्या है, निपात शब्द है। क्या है, निपात, जो जिसके लिए हम सभी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ मोहन स्कूल जाता है, मोहन के स्थान पे हम वह का प्रयोग कर सकते हैं, वह स्कूल जाता है। तो मोहन को हटाया और वह को लेके आए मोहन के स्थान पे, तो वो वह क्या है प्यारे दोस्तों, सर्वनाम है, और मोहन क्या था, संज्ञा। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, जो इतने भी हम संज्ञाएं प्रयोग करते हैं, चाहे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, जातिवाचक हो, लड़का स्कूल जा रहा है, लड़के स्कूल जा रहे हैं, लड़कियां स्कूल जा रही है, ठीक है, या लड़कियां विद्यालय में पढ़ाती है,
तो ये सब लड़का लड़की ये सब अपने आप में संज्ञा है, और इन संज्ञाओं के स्थान पे वे यह वह का हम प्रयोग ये का प्रयोग कर सकते हैं। तो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर? संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। अब मान के चलो मैंने किसी एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या विषय के बारे में 4 सेंटेंस बोले, और उन चारों सेंटेंस में मैंने उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का बार बार चर्चा की, तो वो ज्यादा असर नहीं डालता है सुनने वाले और पढ़ने वाले के ऊपर। लेकिन अगर हम एक बार उसका प्रयोग करके उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का संज्ञा के रूप में अगर उसके स्थान पे हम सर्वनाम का प्रयोग ले आए तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो बार बार जो सर्वनाम आता है उसका रिपीटेशन नहीं होता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसकी बार बार आवर्ती नहीं होती है, और दूसरा वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी? जैसे मैं 4 सेंटेंस बोलूंगा, ध्यान से सुनना। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। 1917 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस लौटे। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर देश को आजादी दिलाई। 5 सेंटेंस प्रयोग किए, और पांचों के पांचों में हर सेंटेंस में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का प्रयोग किया गया। महात्मा गांधी यहाँ संज्ञा शब्द है, लेकिन अगर हम इन 5 सेंटेंस को इस तरीके से बोलते, इस तरीके से लिखते, तो सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव होता, असर होता, और उसी वजह से हम सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे करते भी है, ताकि संज्ञा की आवर्ती रुक जाए और साथ के साथ वाक्य में सुंदरता आ जाए। तो पहले सेंटेंस में हमें महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग करना था संज्ञा के रूप में। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? इसके बाद लिखते हैं हम, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। ये 1917 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। फिर इनके द्वारा 1920 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। फिर इन्होंने 1942 में इनके द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। फिर इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर देश को आजादी दिलाई। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ हमने पहले सेंटेंस में महात्मा गांधी का प्रयोग किया, दूसरे में महात्मा गांधी के स्थान पर इनकी, तीसरे सेंटेंस में महात्मा गांधी के स्थान पर ये, चौथे सेंटेंस में इनके द्वारा, और 5वें सेंटेंस में इन्होंने। तो यहाँ इनकी, ये, इनके द्वारा और इन्होंने, तो ये हमने जो सर्वनाम प्रयोग किए, इससे संज्ञा की पुनरावृत्ति रुक गई, वाक्य की सुंदरता बढ़ गई। इसी वजह से हम सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं, ताकि हमें बार बार संज्ञा शब्द, क्योंकि आप बार बार किसी का नाम लोगे तो उसकी इज्जत दांव पे लग जाती है। तो ये सच्चाई है। आप एक बार प्रयोग करो, फिर इनके स्थान पे सर्वनाम। सर्वनाम के प्रयोग से ये सच्चाई है, भाषा में शालीनता बढ़ती है। ठीक है। दूसरे, आप किसी को आप कह के बोलो तो अच्छा लगेगा, और अपने से बड़े का नाम लेके बोलोगे तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। आप मेरे साथ चलेंगे, आप ये काम करेंगे। ठीक है। चलो चाय पीने चलते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब, आप नाम लोगे अपने से बड़े का तो अच्छा नहीं लगेगा। तो संज्ञा का प्रयोग एक बार ही करो, बार बार ना करो। तो 2019 का जो इलेक्शन है वो संज्ञा और सर्वनाम के बीच ही प्रयोग हो रहा था, तो वहां पे सर्वनाम जीता था, संज्ञा हार गई। 2019 लोकसभा इलेक्शन, एक तरफ से कांग्रेस की तरफ से कहा गया मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है और मोदी चोर है। क्लियर? जब के प्रयोग हुआ। अब ये भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड की ये खासियत है, जब भी आप किसी का नाम लेके किसी की बुराई करोगे तो पढ़े लिखे किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है दूसरे में कमी निकालने के लिए, दूसरे को बुरा भला कहने के लिए। वो ओछा काम होता है, वो घटिया काम होता है। आपको अगर किसी की बुराई करनी है तो नाम नहीं लेना होता है। जैसे सास कभी बहू का नाम नहीं लेती और बहू कभी सास का नाम नहीं लेती, और लेकिन फिर भी दोनों पूरा काम कर जाती है। तो वहां भी वो सर्वनाम का प्रयोग करती है। ये इसने किया, इसने, ये इसने, नाम नहीं लेगी कभी भी। तो कहने का मतलब वहां सर्वनाम पे छोड़ दो सारा काम, और सर्वनाम अपना काम बखूबी निभाता है।
दूसरी तरफ से कहा गया बीजेपी की तरफ से, इन्होंने 60 साल तक शासन किया, इन्होंने 60 साल तक शासन किया, इन्होंने 60 साल तक शासन किया। क्या किया, क्या दिया देश को? ठीक है, तो यहाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया। अब पब्लिक अपने आप समझी कि इन्होंने 60 साल तक शासन किया। पब्लिक मूर्ख नहीं है, उसमें बौद्धिक क्षमता है। और वहां उसने सर्वनाम से, क्योंकि अगर कहते राहुल गांधी के दादा परदादा ने, इनके प्यारे दोस्तों फादर ने 60 साल तक शासन किया है, यहाँ पे क्या दिया कांग्रेस ने, या कांग्रेस शब्द का यूज कर लेते, बीजेपी नहीं आती, ये सच्चाई है। वे ही 2 सेंटेंस थे जिनके ऊपर लोकसभा इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट तय हुआ। मोदी चोर है, वो एक स्लोगन था, और इन्होंने 60 साल तक शासन किया, वो बीजेपी का स्लोगन था। और ये सच्चाई है कि आप किसी का नाम लेके अगर बुराई करते हो तो लोग आपको निकम्मा, नकारा और वास्तव में बहुत घटिया किस्म का आदमी मानते हैं। लेकिन अगर बुराई भी करनी होती है तो सर्वनाम का सहारा लिया जाता है। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है, बल्कि सर्वनाम के लिंग का निर्धारण वाक्य में दी गई क्रिया से होता है। मैं घर जाना चाहता हूं और मैं फिल्म देखना चाहती हूं, तो यहाँ मैं घर जाना चाहता हूं, मैं पुल्लिंग है, मैं घर जाना चाहता हूं, मैं घर जाना चाहता हूं, तो हमें, और दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं फिल्म देखना चाहती हूं, मैं फिल्म देखना चाहती हूं। तो ये चाहता हूं और चाहती हूं बताएगा कि ये वाला मैं कब पुल्लिंग है और ये वाला मैं कब स्त्रीलिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक सर्वनाम हमारा मैं है, इसमें भी मैं है, तो ये मैं कब पुल्लिंग होगा, कब स्त्रीलिंग होगा? सर्वनाम का अपना लिंग नहीं होता है, सर्वनाम के लिंग का निर्धारण क्रिया से होता है। चाहता हूं, वह घर जाना चाहता है, तो यहाँ वह पुल्लिंग होगा जब चाहता है। वह फिल्म देखना चाहती है, तो वह क्या होगा, स्त्रीलिंग। तो मैं का प्रयोग कब पुल्लिंग में होगा और मैं का प्रयोग कब स्त्रीलिंग में होगा, ये क्रिया डिसीजन लेगी, क्रिया डिसाइड करेगी। तो इसलिए यहाँ क्या कहा गया, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि सर्वनाम के लिंग का निर्धारण वाक्य में दी गई क्रिया से होता है। वह स्कूल जाता है और वह स्कूल जाती है, तो पहले सेंटेंस में वह पुल्लिंग है क्योंकि जाता है क्रिया ही है, और दूसरे सेंटेंस में वह स्त्रीलिंग है, क्यों, जाती है क्रिया ही है। तो यानी कि सर्वनाम के लिंग का निर्धारण किससे होता है, क्रिया से। एक ऐसा ही ये पॉइंट है जिसमें लिंग का निर्धारण नहीं होता, बाकी सब में होता है। क्रिया का भी लिंग होता है, आपको ये ध्यान रखना, विशेषण का भी लिंग होता है और साथ के साथ संज्ञा का भी लिंग होता है, लेकिन सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता है, बल्कि क्रिया से निर्धारित करते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये क्या है, काल कारक का प्रभाव पड़ने पर, वचन का प्रभाव पड़ने पर, लिंग का प्रभाव पड़ने पर, पुरुष का प्रभाव पड़ने पर ये बदल जाते हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं, विकारी। तो जिन शब्दों पे लिंग, वचन, पुरुष, काल कारक का प्रभाव पड़ता है तो वो परिवर्तित हो जाते हैं। इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम क्या है, यहाँ मैं आ गया, तो इसी में से क्या बनाएंगे हम, मेरा पुल्लिंग है। इसी से क्या बनाएंगे, मेरी स्त्रीलिंग है। इसी से क्या आएंगे, मेरे। तो यहाँ मेरा, मेरी, मेरे है, अपना, अपनी, अपने है। तो ये सब क्या है, तो अपना, अपनी, अपने, मेरा, मेरी जो है प्यारे दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, अपने आप में लिंग, वचन, काल कारक में जो परिवर्तित हो जाए वो विकारी है, और सर्वनाम लिंग, वचन, काल कारक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाते हैं, हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है ये क्या कहलाए, हमारे विकारी शब्द। इसके अलावा बाकी जो स्टेटमेंट है सर्वनाम की और जो आगे का टॉपिक है वो कराएंगे कल। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। और कल रहेगी आपकी छुट्टी, अब क्लास होगी आपकी मंडे को।